Conceptual question number 3. Why door knobs are fixed at the edge of door? What will happen if the door knob is at the middle of the door? डोर नॉब को हम दरवाजे के दरमियान में हम क्यों नहीं लगाते हैं और डोर नॉब को हम कॉर्नर पे हम क्यों लगाते हैं, इसकी क्या रीज़न है? उस कॉर्नर पे लगाते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन के, यानी कि जहाँ हिंज है उसके अपोजिट साइड की जो कॉर्नर है उस पे हम डोर नॉब को हम लगाते हैं। इसकी रीज़न क्या है? अगर हम दरमियान में डोर नॉब लगाते हैं तो क्या होगा? इस क्वेश्चन का अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास है टॉर्क। टॉर्क का फार्मूला है F क्रॉस L या F क्रॉस D, यानी कि टॉर्क दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक फोर्स, एक डिस्टेंस। डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो पॉइंट जहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं, यानी कि जहाँ हम फोर्स लगाते हैं वहाँ पर हम जो हैंडल को हम लगाते हैं, यानी कि डोर नॉब को हम वहाँ पे लगाते हैं ताकि डोर नॉब के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो दरवाज़ा ओपन या क्लोज होता है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो अगर ज़्यादा होगा तो मोमेंटम ज़्यादा होगा। जब मोमेंटम ज़्यादा होगा तो टार्क ज़्यादा पैदा होगा। हम कम फोर्स लगाकर बगैर किसी जोर लगाए थोड़ा सा हल्का सा हम दरवाजे को पुश या पुल करके दरवाजे को क्लोज या ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डोर नॉब को दरवाजे के दरमियान में लगाते हैं उसका जो मोमेंटम है वो आधा कम होगा। जब मोमेंटम आधा कम होगा तो टार्क का फार्मूला होगा टाउ इज इक्वल टू F क्रॉस D डिवाइड बाई 2। अब देखिए ये जो F D की वैल्यू है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। एंड पर जब हमने डोर नॉब को लगाया था तो टार्क था टाउ इज इक्वल टू F क्रॉस L या टाउ इज इक्वल टू F क्रॉस D। सपोज F D की जो वैल्यू है वो हमारे पास 10 है। इस केस के अंदर F D की जो वैल्यू है वो 2 से डिवाइड होगा क्योंकि मोमेंटम हाफ हो चुका है, तो यहाँ पर 10 डिवाइड बाई 2 होगा। टार्क की वैल्यू आएगी 5। पहले 10 था, एज पे था डोर नॉब, जब दरमियान में लाया तो 5 हुआ, तो इसका मतलब पहले केस में ज़्यादा टार्क पैदा हो रहा है, बाद की केस में कम टार्क पैदा होगा। जब कम टार्क पैदा होगा तो हमें जोर लगानी पड़ेगी, हमारे ऊपर वजन आएगा, हम थकेंगे और हम इजीली दरवाजे को क्लोज या ओपन नहीं कर सकते। इसलिए डोर नॉब को हमेशा हिंज जहाँ पे लगाए हुए हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन के जो एज है उसके ऊपर हम लगाते हैं ताकि मोमेंटम ज़्यादा हो तो टार्क ज़्यादा पैदा होगा कम फोर्स से। यह हमारे पास सपोज यहाँ पे ये जो जहाँ कब्जा लगा हुआ है यानी कि हिंज लगा हुआ है वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब नॉब को हम यहाँ लगाते हैं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो टार्क ज़्यादा पैदा होगा। अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो आप देखिए डिस्टेंस आधा होगा तो टार्क भी आधा होगा, तो दरवाजे को खोलना या बंद करना हमारे लिए मुश्किल होगा। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि जो डोर नॉब को एज के ऊपर लगाएं। एज एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं, जो यहाँ पे जो फ्री साइड का जो एज है वहाँ पे हमने लगाना है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4. A uniform rod is balanced on sharp edge of a knife, a mass hanging on its right side. Why is it not falling on right side? एक यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म का मतलब है जैसा कि मीटर रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है क्योंकि हर एक पॉइंट पर मास जो है वो बराबर है। यूनिफॉर्म रॉड को हमने एक एज के ऊपर, हमने एक नोक के ऊपर हमने बैलेंस किया हुआ है और एक मास जो है उसके राइट साइड के ऊपर हमने उसके राइट साइड के जो कॉर्नर पे हमने बांधा है। तो मास के बांधने के बावजूद भी यूनिफॉर्म रॉड है वो उस एज के ऊपर बैलेंस हो जाता है, यानी कि इक्विलिब्रियम में आ जाता है। इसकी रीज़न क्या है? यूनिफॉर्म रॉड आप मैं बता चुका हूँ कि इसको आप मीटर रूल या मीटर रॉड आप कंसिडर कर सकते हैं। अब ये जो एज है इसको बिल्कुल 50 पे अगर आप रखेंगे तो ये जो मास बांधने से पहले अगर आपने इसको बैलेंस करना है तो इस एज को 50 के ऊपर रखना पड़ेगी क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 50 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 50 सेंटीमीटर। बराबर मोमेंट हम पर यूनिफॉर्म रॉड बैलेंस हो जाता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है। लेकिन अब यहाँ पर 50 पे नहीं रखा है, अगर आप 50 पे रख के यहाँ पर मास बांधेंगे तो ये बैलेंस नहीं रहेगा। लेकिन इस एंड पर आपने मास बांधा है, मास के साथ इस यूनिफॉर्म रॉड को बैलेंस करना है, तो यहाँ 50 की बजाय आप 50 से बियॉन्ड यानी कि 75 या 70 पे जाके आपने इस एज को आपने रखना है। यानी कि इस साइड का मास कम है, इस साइड का जो मास है
या इस साइड की जो वेट है वो किसकी वेट कंसिडर होगी? इस राड की वेट कंसिडर होगी। ये जो राड है इस साइड पर जो वेट है वो इस मास के जो वेट है वो दोनों मिलेंगे तो इस साइड के वेट से तो ज्यादा है, इसलिए हमने क्या किया, बैलेंस करने के लिए इस साइड पर वेट कम है तो इस साइड पर हमने मोमेंट आर्म को बढ़ा दिया, इधर वेट ज्यादा है तो हमने मोमेंट आर्म को कम कर दिया। तो इस तरह से क्लॉकवाइज टार्क, यहाँ पे क्लॉकवाइज टार्क पैदा हो रहा है इस मास के वेट से प्लस वेट ऑफ दिस साइड ऑफ रॉड, जबकि एंटी क्लॉकवाइज टार्क पैदा हो रहा है ओनली एंड ओनली इस रॉड के इस साइड के वेट से और मोमेंट आर्म से टार्क पैदा हो रहा है। तो इस वक्त क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क इक्वल हो गया है, इसलिए ये इस पॉइंट पर बैलेंस है और इस वेट के बांधने के बावजूद भी ये जो रॉड है वो बैलेंस में आएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क इक्वल है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस बाय मोमेंट आर्म एंड वेट ऑफ मास है। वेट ऑफ मास से पहले आप एक चीज ऐड करें यहाँ पर, वेट ऑफ रॉड ऑन राइट साइड एंड weight of mass is equal to the anticlockwise torque produced by moment arm and weight of rod on left side as shown in figure। क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क दोनों में जो है वेट ऑफ रॉड इंक्लूड हो रही है। राइट साइड पर जो वेट ऑफ रॉड और वेट ऑफ मास है मिलाकर लेफ्ट साइड के जो वेट से ग्रेटर है, इसलिए हमने लेफ्ट साइड पर मोमेंटम को कम कर दिया, जबकि राइट साइड पर सिर्फ और सिर्फ जो है इस रॉड का मास है, इस रॉड का वेट है, जो कि दूसरे साइड से वेट कम है, तो हमने यहाँ पे मोमेंटम बढ़ा दिया। इस तरह से हमने क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क को इक्वल कर दिया। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज दिस टॉय बर्ड रिमेन्स ऑन फिंगर टिप इवन डिस्टर्ब स्लाइटली। एक टॉय बर्ड है, उसको हम फिंगर टिप पे उठाते हैं, इसको घुमाएंगे भी तो वो टॉय बर्ड नीचे नहीं गिरता। इसकी रीज़न क्या है? टेक्स्ट बुक में जो टॉय बर्ड है उसका जो फिगर गिवन है, बीक है, चूंच है, इसके नीचे हमने उंगली रखी हुई है। टॉय बर्ड जो है वो रेस्ट में है और हम इसको ऐसे हिलाते भी हैं तो टॉय बर्ड नीचे नहीं गिरता। इसके रीज़न ये है कि जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम की वजह से टॉय बर्ड नीचे नहीं गिरता। हम जानते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट जहां पर, जिस पॉइंट पर बॉडी की तमाम वेट उसके ऊपर एक्ट करती है, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो एक पॉइंट का जो वेट कितनी होगी? 0। जब तमाम बॉडी की जो वेट है एक सिंगल पॉइंट पे आएगी तो उस सिंगल पॉइंट की जो वेट है वो कंसिडर होगी। तो सिंगल पॉइंट की जो वेट है वो 0 है, उस पॉइंट पर तमाम वेट आ गई है और उस पॉइंट पर हमने फिंगर टिप रखी हुई है, तो उस पॉइंट पर बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है, क्योंकि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। टॉय बर्ड को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि उसके जो चूंच के नीचे, उसके बीक के जो नीचे जस्ट बिलो द बीक सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है। तमाम के तमाम उस जो टॉय बर्ड का जो वेट है वो उसके चूंच के ऊपर है। चूंच को हमने अपने उंगली के ऊपर रखी हुई है, वो जो टॉय बर्ड है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आएगा और वो उसको आप स्लाइटली डिस्टर्ब भी करें वो नहीं हिलेगा, क्योंकि वो अक्सर बच्चे जो बुक को ऐसे हाथ में घुमाते हैं एक उंगली के ऊपर रखकर, तो उसमें भी वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। इसके अलावा गाड़ियों के अंदर भी हम जो टॉय बर्ड को हम रखते हैं, गाड़ी जम भी आता है, गाड़ी हिलती है तो भी वो नीचे नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि वो जो पॉइंट है जो गाड़ी के ऊपर रखा हुआ है टॉय का, उस पॉइंट पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है, वो टॉय स्टेबल इक्विलिब्रियम में। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6, अ स्मॉल बॉय इज थ्रोन अप बाय हिज फादर एट द टॉप ऑफ हिज पाथ, he comes to rest for a moment, will be in equilibrium at this moment। एक बच्चे को अपने बाप जब नीचे से ऊपर उछालते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पर थोड़ी देर के लिए वो रेस्ट में आता है, हमें महसूस होता है। जब थोड़ी देर के लिए हाईएस्ट पॉइंट पर वो बच्चा रेस्ट में आता है,
क्या वो बच्चा इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा? नो, द स्मॉल बॉय विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। जो छोटा बच्चा इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, क्योंकि जब उसके फादर ने उसको ऊपर उछाला है तो मैक्सिमम हाइट पर वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट में आता है और हमें महसूस भी होता है। तो उस लम्हे में जब वो रेस्ट में है, उस वक्त हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड तो 0 है, बट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0 नहीं है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी फिर भी उस बॉय के ऊपर लग रही है, जिसकी वजह से थोड़ी देर के बाद वो नीचे भी आता है। मतलब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉट इक्वल टू 0। सम ऑफ फोर्सेस 0 नहीं है। हाईएस्ट पॉइंट पर बेशक वो बॉय रेस्ट में है, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी फिर भी उसके ऊपर लग रही है, जिसकी वजह से उसके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी है, जिसकी वजह से वो बॉय रेस्ट में होने के बावजूद इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। और ये क्वेश्चन एक और अंदाज में भी आ सकता है। एक एग्जांपल दे दें जिसमें बॉडी रेस्ट में हो, इक्विलिब्रियम में ना हो, उसके लिए भी आप ये वाला आंसर आप लिख सकते हैं। गिव एन एग्जांपल इन विच बॉडी इज एट रेस्ट बट नॉट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में ये क्वेश्चन मौजूद है।